तो बेटा आज हमारे सामने जो है आपके आज है क्वेश्चन पेपर 3 सी कोड सी जो बोर्ड के द्वारा भेजे गए चारों के चारों करने हैं। 3 ये हो चुके हैं, तीसरा आज है, कल चौथा होगा। फिर आपके गैस पेपर में एमबीडी में है, दीपक में है, जिसमें भी होंगे स्टूडेंट की में सब के में करने हैं सारे। आप कंटिन्यू ऐसा ही करना है कि भाई हम जो है एमसीक्यू या जो हमारे 2-2 नंबर के होते हैं क्वेश्चंस उनको न स्किप कर पाए, उनको अच्छे से कर पाए हम। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है। बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर है, मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है। NCERT मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है बेटा। ऑप्शन में है होमी, जहांगीर बाबा और है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई और है बेटा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब है यहाँ पर राइट आंसर। और क्या है कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन। बेटा जब कोई आपको एमसीक्यू देता है, सपोज करना जब कोई आपको चार ऑप्शन देगा तो वो उसी फील्ड के देगा जिस फील्ड में का कोई आंसर होगा। जैसे आपका आंसर क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद है, यही है ना। तो बेटा ये भी किससे संबंधित है, ये भी किससे संबंधित है, ये भी साइंटिस्ट रहे। क्या रहे, ये साइंटिस्ट रहे हैं। अच्छी बात क्या रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा जन्म कहाँ हुआ बेटा इसका, रामेश्वर में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म है, रामेश्वर में हुआ। रामेश्वर कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ ये, तमिलनाडु में। और बेटा ये हमारे राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे। क्या रहे हमारे ये राष्ट्रपति भी रहे। कब से रहेंगे, ये रहे बेटा 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक ये हमारे क्या रहे बेटा राष्ट्रपति भी रहे। होमी जहांगीर बाबा की बात करें तो ये भी जो हमारे बेटा साइंटिस्ट रहे हैं। विक्रम साराभाई भी इसको माना जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। कस्तूरी रंगन भी। थोड़ा सा और इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ तो डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है इनका जन्म 1909 में हुआ था, शायद 30 अक्टूबर को हुआ था। 30 अक्टूबर 1909 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है बेटा। और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में। 1966 में। विक्रम साराभाई के जन्म की बात करें तो 1919 में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 1971 में हुई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ होगा, बता सकते हो आप लोग मुझे, कोई आइडिया है आपको इनके जन्म का, कब हुआ होगा इनका जन्म। इनका जन्म हुआ बेटा 1931 में और मृत्यु हुई इनकी 2015 में। 27 से 23 या 27 जुलाई है, 27 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई थी। 15 अक्टूबर इनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, शायद अक्टूबर का ही महीना है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या था कि मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बेटा किसके नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक। 5 साल का कार्यकाल इनका रहा है। क्योंकि इनके बारे में ज्यादा अभी आपको जानना नहीं है, जानना इनके बारे में ही है, ठीक है ना। मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ कि मिसाइल वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है। नो, ये आपका होम टास्क रहेगा, घर का काम रहेगा कि मिसाइल मैन तो आपने देख लिया है, मिसाइल वुमेन, विमेन, मिसाइल औरत है ना, ये मान लेते हैं, किसको जाना जाता है। ध्यान रखना, ये कल मैं आप लोगों से पूछूंगा इसका आंसर, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों से पूछना थोड़ा सा, आप लोग भी इसके बारे में जानना चाहिए। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा,
भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ये आप लोगों को पता ही होगा बेटा, कब हुआ था तैयार? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान बनकर तैयार हुआ था। बनने में लगा समय, इसको लिखने में समय 2 वर्ष से 11 महीने 18 दिन इसको क्या लगा बेटा? लिखने में इसको समय लगा। बात करें तो संविधान हमारा कब पास हुआ बेटा? लागू कब हुआ था ये? लागू कब हुआ ये? लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 में। कब हुआ ये? 26 जनवरी 1950 में ये लागू हुआ। और भी बहुत सारी बातें हैं। संविधान सभा, जो संविधान जो बनाया गया था बेटा, उसमें कई सारी समितियां बनाई गई थी, है ना। पूछ लिया जाता आप लोगों से कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन थे बेटा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे बेटा, प्रारूप समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। और भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी संविधान के बारे में, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब ये बना तो कितने अनुच्छेद थे बेटा? 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने बताए जाते हैं अभी? 448 444 भी कई जगह मेंशन है 440। लेकिन जब बना जब 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। संविधान के बारे में बहुत सारी बातें हमें याद रखनी होगी। अगर जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ तो सबसे पहले साइन किसने किए होंगे? साइन कितने बेटा? संविधान सभा में यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिख लेते। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 289। कितने थे? 289। संविधान सभा में कितने सदस्यों के साइन हुए बेटा? 284। टोटल कितना था? 389 था ना। इसमें किसने भाग ले लिया? मुस्लिम लीग ने। किसने भाग ले लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग ले लिया था। इसमें से 284 जो सदस्यों के हस्ताक्षर था, सदस्यों के हस्ताक्षर, कितने सदस्यों के हस्ताक्षर है संविधान के? कि भाई ये भी है। अब इसको वेरीफाई करते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे पहले साइन किसने किए होंगे? संविधान सभा पे सबसे पहले साइन किसने किए होंगे? तो संविधान सभा पर 27 सदस्य कौन थे? संविधान सभा के 27 सदस्य कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बताया जाता है, लिखा हुआ बेटा, मेंशन किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले साइन किए थे। अगर कोई तुमसे पूछे कि अंतिम व्यक्ति कौन था जिसने साइन किए होंगे, तो बेटा ये मैंने पढ़ा है, फिरोज गांधी जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे। फिरोज गांधी जो थे वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर क्या किया था? साइन किया। जो पुस्तक लिखी गई थी, लगभग बताया जाता है कि कितना खर्चा आया था इस पे? लगभग बेटा 65 से 70 लाख रुपए इस पे खर्चा आया था लिखने में, ठीक है। इसको लिखने में इतना खर्चा आया था। कहाँ रखा गया है संविधान? जो हमारी पुस्तक है इसको कहाँ पर रखा गया है? ग्वालियर में रखा गया बेटा। कहाँ रखा गया है? ग्वालियर में। सेंट्रल हॉल एजेंसी, सेंट्रल हॉल में जो ग्वालियर की, इसको उसमें रखा गया है बेटा। ये तो 27 सदस्य हो गए। 27 सदस्य की बात करें तो कौन बने थे? कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। इसके क्या थे? ये 27 सदस्य थे। अगर कोई तुमसे इनकी तारीख पूछ ले बेटा, संविधान सभा की पहली सभा कब हुई थी? जो संविधान के लोग थे उनकी पहली सभा कब हुई थी बेटा? 9 दिसंबर 1940 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। तो उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग जो सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सबसे बुजुर्ग कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सबसे पहले इनको क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया इनको? अस्थायी अध्यक्ष। तो 2 दिन बाद, 9 से 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1940 को फिर क्या बनाए गए? 27 सदस्य। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला
ये क्वेश्चन बढ़ता है कि संविधान सभा की पहली कार्यकारी सभा कब हुई, मतलब कि जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो 13 दिसंबर को क्या कर दिया था बेटा, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। 13 दिसंबर को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये तो पहली होगी। पहली में क्या हुआ, स्थायी सदस्य चुने गए, फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो बेटा 24 जनवरी को 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई थी, अंतिम बैठक हुई थी। क्या हुई थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं, वो आगे करेंगे। अभी आपके लिए इतना ही है कि संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था बेटा 26 नवंबर 1949 को, वरना तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमने संघीय व्यवस्था किस देश से ली, इंग्लैंड से ली। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाई संविधान में अमेंडमेंट करना है, संविधान में क्या करना है, अमेंडमेंट करना है, सुधार करना है, उसको थोड़ा सा बदलना है, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं। तो हमने अफ्रीका से लिया है, साउथ अफ्रीका से सीखा कि इसमें संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। तो ये इसके क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस नाम सुना है, जैसे कि आपके सामने है इंडिया, तो आपको लगता होगा कि इंडिया नहीं होगा ये, लेकिन ये इंडिया में नहीं था बेटा। इंडिया हाउस के संस्थापक, इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया हाउस के संस्थापक थे बेटा आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये क्या थे, इंडिया हाउस के संस्थापक थे। इस इंडिया हाउस की बेटा स्थापना कब हुई, 1905 में। कब हुई थी, 1905 में। कहाँ हुई थी सर, लंदन में हुई थी। लंदन कहाँ सर, यूके। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है बेटा, यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, 1905 में हुई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा हुए थे और इनके साथी और भी थे जो इसके साथ थे। तो ये लंदन में क्यों हुई, है ना, इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में क्यों हुई बेटा? इन्होंने क्या है, ये जो स्थापना हुई थी ना इंडिया हाउस की, तो वहां पर्पज ये था कि जो लंदन में रहने वाले भारतीय हैं, भारतीय छात्र उन लोगों में देश प्रेम की भावना को बढ़ाया जाए, उन लोगों में देश प्रेम की भावना को विकसित किया जाए कि वो अपनी संस्कृति को समझे जाने, इसलिए इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई थी, यूके यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की। हो गया ये क्लियर बेटा? ये इसमें ऑप्शन और भी बेटा, अरविंद घोष, भगत सिंह, राजगुरु। भगत सिंह ने तो पता आप लोगों को किसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के, इसने क्या की थी बेटा, स्थापना की थी, HRA, है ना। इसके बाद दिल्ली चलो जय हिंद का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। अब इनका हैप्पी बर्थडे भी आने वाला बेटा, 23 जनवरी को इनका हैप्पी बर्थडे आएगा। ठीक है, 23 जनवरी को इनका जन्म माना जाता है और 1897 कटक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और विमान दुर्घटना में ताइवान में इनकी मृत्यु बताई गई थी, हुई थी विमान दुर्घटना में, वो मान लिया गया ताइवान में 1945 में। ठीक है, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये भी सुभाष चंद्र बोस ने। आप लोगों को मैं और बता देता हूँ, सबसे एक और अच्छी बात है, शायद आपने इतिहास में नहीं पढ़ी होगी और जानने वाले विषय से परिचित हो जाएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने द्वीप समूह की बेटा, किसकी बात करते हैं जब अपने द्वीप समूह की,
तो अगर भारत की बात करें तो ये भारत की, ये बंगाल की खाड़ी है बेटा, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या आपका अरब सागर, क्या ये आपका अरब सागर। और ये क्या नीचे हिंद महासागर, क्या यहाँ पर है हिंद महासागर। तो बेटा यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बेटा सबसे पहले अगर हमने किसी भारत के हिस्से को अंग्रेजों से मुक्त कराया था तो इसी को कराया था। कौन थे इसको आजाद कराने वाले? सुभाष चंद्र बोस। जापानी आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहले यहां से अंग्रेजों को खदेड़ा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। यानी कि सबसे पहले जाने वाले यहां से थे। समझ में आ रही है ना बातें? तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो एक क्वेश्चन था, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट है जिसको आप जानते हैं इंदिरा पॉइंट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट से। ठीक है, वो कहाँ पर है? वो मध्य अंडमान में है। कहाँ? वो मध्य अंडमान निकोबार में है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है, क्योंकि अंडमान को भी दो भागों में बांटा गया है। मध्य हो गया, ये उत्तरी हो गया, मध्य हो गया, और दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ऊपर कौन सा पॉइंट है? थोड़ा सा बात कर ले तो ऊपर कौन सा बेटा? इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। अगर यहाँ की बात करें आपके पूर्व में कौन सा पॉइंट है? वालंगू। कौन सा है? वालंगू। अगर यहाँ की बात करें तो सरक्रिके, क्या यहाँ पर है? सरक्रिके। कचकारण में, कचकारण कहाँ भाई? ये गुजरात। कचकारण कहाँ बेटा? गुजरात। कहाँ पर ये? गुजरात। ये 4 पॉइंट हमारे, इन चारों पॉइंट को देखकर हम कहते हैं कि इनसे अलग हमारी बाउंड्री नहीं है। ये हमारे भारत की सीमा को अंतिम सिरे है ये। ठीक है, 8 डिग्री 4 जो है ना बेटा, हम जो मापते हैं 8 डिग्री 4 यही से शुरू हो जाता है हमारा। 8 डिग्री 4 से हमारी एरिया बाउंड्री जो शुरू हो जाती है और ऊपर 37 डिग्री 6 तक रहती है। ठीक है, 37 डिग्री 6 तक रहती है। क्वेश्चन हो गया समझ में? इसके साथ साथ तो सबसे पहले ना वहां से खदेड़ा गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, सबसे पहले ये आजाद कराया था हमने। सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में आप लोगों को बहुत सारा कुछ जानना है, तो भाई उनके बारे में जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो महान शख्सियत रहे हमारे देश की। ऐसे हम नाम ले वो भी अच्छा नहीं होता, है ना। बहुत कुछ किया उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो इसका नजारा आजादी का वो देख नहीं पाए। ठीक है, तो बहुत ही जुझारू बैठते रहे अपने जीवन में। जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए बेटा? 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 से। जैन धर्म की स्थापना की बात करें, तो हम कहेंगे सर ऋषभ देव ने की थी। किसने की थी बेटा? ऋषभ देव ने की थी। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो हम कहेंगे प्रथम तीर्थंकर तो ये हुए। प्रथम तीर्थंकर पहले और आखिरी के बारे में ही अधिकतर पूछा जाता। प्रथम तीर्थंकर कौन हुए बेटा? ऋषभ देव। कौन हुए? ऋषभ देव। अंतिम की बात करें तो वर्तमान जिनका नाम था, बाद में किस नाम से जाने गए वे? महावीर स्वामी। किस नाम से जाने गए? नाम क्या रखा था माता पिता ने? वर्धमान। क्या नाम रखा था? वर्धमान। बाद में किससे जाने गए? महावीर स्वामी। कब जन्म हुआ? 540 से 20 ईसा पूर्व ना, बिफोर क्राइस्ट 540 ईस्वी पूर्व का क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ठीक है, इससे पहले के भी आपको पता होना चाहिए 23वें तीर्थंकर कौन हुए थे? 23वें तीर्थंकर जो हुए उनका नाम क्या हो सकता है? आपको पता है? पार्श्वनाथ। क्या है बेटा उनका नाम? है पार्श्वनाथ। उनके पिता का नाम पता क्या है? अश्विनी। सच में ही है, सच में ही है, मजाक की बात नहीं कर रहा। अश्विनी उनके पिता का नाम है। तो हमने क्या रखना? पहला और आखिरी याद करना। ठीक है,
बात करें वर्धमान भाव स्वामी के माता पिता का नाम आपको पता ही होगा, पढ़े हो? नहीं पढ़े तो बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। रिश्ला छोड़ पढ़ लेना, ठीक है। सुदोधन था इसी पिता के नाम। देखो जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बेटा? दो भागों में। ये बात कर लेते हैं हम भी, ठीक है। कौन कौन से? श्वेतंबर और बेटा दिगंबर। श्वेतंबर और दिगंबर दो में बांटा गया था ना, दो धर्मों दो भागों में बट गया था। श्वेतंबर क्या होते हैं बेटा? जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। और ये जो होते हैं बेटा, ये नंगन अवस्था में रहते हैं, ठीक है। ये 10 दिशाओं को अपने वस्त्र मानते हैं। 10 दिशाओं को इनको कहते हैं, क्या मानना है कि त्याग वस्त्र के साथ साथ है। वस्त्र जो होंगे उनके साथ साथ है सब कुछ, मतलब कि जो सांसारिक सुख है वो त्याग देना ही इसे जो जैन धर्म के दिगंबर लोगों का मानना है कि भाई सब कुछ त्याग देना ही ईश्वर यानी कि भगवान की आस्था में विश्वास रखना, ठीक है। तो इतना याद रखना बेटा, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। महावीर स्वामी का जन्म हो गया 540 ईस्वी को। क्राइस्ट ऋषभ देव ने इसकी स्थापना की थी। दो भागों में बेटा, श्वेतंबर और दिगंबर। अब पता क्या होता है? क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? सफेद वस्त्र धारण करने वाले, पीले वस्त्र धारण करने वाले बच्चे कहाँ जाते हैं? दिगंबर का जब ऑप्शन आता है पीले वस्त्र धारण करने वाले। समझ गई बात है? उसमें सफेद वस्त्र धारण करने वाला होगा और पीले वस्त्र धारण करने वाले। हम दिगंबर को क्या कहते हैं बेटा? पीले वस्त्र धारण करने वाले नहीं है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल में से फियांस के बारे में पता चला बेटा? फियांस की कार्यशाला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? राखी गड्ढी कहाँ भाई आपका? हरियाणा में। कहाँ पर है? हिसार में। कहाँ है ये? हिसार में। भिलडाना कहाँ है ये? भिलडाना फतेहाबाद में। कहाँ ये? फतेहाबाद में। मानहेरू तिगराना ये कहाँ पर? आपके भिवानी में। कहाँ ये? भिवानी में। तो कहाँ से मिले हैं? तिगराना से। कहाँ से मिले बेटा? तिगराना से, ठीक है। कहाँ से मिले ये? तिगराना से। निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदापर्दन रोकने में सहायक नहीं है? मृदापर्दन को कैसे नहीं रोका जा सकता? सहायक नहीं है, पूछा बेटा? नहीं है। मृदापर्दन को यानी रोक नहीं सकते। इनमें से समूचे जुताई करके तो मृदापर्दन को रोका जा सकता है। सीढ़ीदार खेती करके भी, वनोन्मूलन करके, वनों को काट कर नहीं सर। इसका क्या रहेगा बेटा? वनोन्मूलन। निम्न में से कौन सा एक पतन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? देखो बेटा, ये हो गए तट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? वाटर बाउंड्री है हमारी। क्या यहाँ पर है? वाटर बाउंड्री है। तो पूछा गया है कि पश्चिमी तट है, तो सर ये तो पूर्वी तट हुआ। कौन सा हुआ बेटा? पूर्वी तट है। और ये कौन सा हुआ? पश्चिमी तट है। कौन सा हुआ ये? पश्चिमी तट है। मालाबार तट कहते हैं इसको, कोरोमंडल तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। पश्चिमी तट इसमें पूछा है कि निम्न में से एक पतन पश्चिमी तट पर नहीं है। पश्चिमी तट पर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन, बताइए ये कहाँ पर है? पूर्वी तट पर या पश्चिमी तट पर? सर ये पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है बेटा? इसका क्या नाम था? नवाबा शोभा। क्या नाम था इसका? नवाबा शोभा इसका नाम था। नवाबा शोभा इसका क्या नाम था बेटा? नाम था। अगला है कांडला। सर कांडला भी कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर। कहाँ पर बेटा? पश्चिमी तट पर। कहाँ पर ये? पश्चिमी। तूतीकोरिन कोची। अब बताइए, कोची तो सर केरल हुआ, केरल की पर तो क्या रहेगा? तूतीकोरिन। क्या रहेगा बेटा ऑप्शन आपका? तूतीकोरिन पश्चिमी तट पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, भारत की, अब आपसे क्या पूछ सकता हूँ?
सिलिकॉन सिटी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सिलिकॉन सिटी। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी होगी बच्चों? क्या हाल है सर? बैल होगी। आपने ले तो नहीं क्लास से। बेंगलुरु क्या बेटा इसकी राजधानी? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। कहाँ की ये? बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? कर्नाटक है। कहाँ की है? कर्नाटक की राजधानी। ठीक है। और सपनों का शहर मुंबई, दिल्ली, दिल्ली की नई दिल्ली है ना, चेन्नई, बेंगलुरु, यही पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। श्रीलंका की आबादी में सीली समूह का प्रतिशत कितना है? सीली समूह यानी कि श्रीलंका में कौन सी भाषा के लोग थे? सीली भाषा। कितने थे? 74% थे। ठीक है। और ये सारे किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को। सरकार के अंग कौन कौन से बेटा? सरकार के अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों ही क्या है? सरकार के अंग है। अगला, संघीय शासन व्यवस्था कितने तरीकों से गठित होती है? संघीय शासन व्यवस्था में बेटा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दो तरीकों से वो क्या होती है और तेरा केंद्र सरकार होनी चाहिए, संघ सरकार और राज्य सरकार होनी चाहिए। और कहीं कहीं पर भी क्या है, वहां जैसे हमारे भारत में तीसरे स्तर की भी सरकारें पाई जाती है। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा देश देता है? तो भारत भी है, बेल्जियम भी है। क्यों है बेटा? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन देशों में भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अलग अलग थे। इन्होंने अपने अंदर की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए संघ बनाया। ठीक है। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर संघ बनाने की भारत, बेल्जियम, स्पेन तीनों ही है। स्थानीय स्वशासन में कितने प्रतिशत स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है बेटा? 1/3। स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत है बेटा? 33% यानी 1/3 जो महिलाओं के लिए क्या है? स्थान आरक्षित है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की आबादी 79.8 भी आ सकता है, 5 भी लगभग कितना आपका 80%। कितना बेटा? 80% है। चीन एक उदाहरण है। चीन में कैसी सरकार पाई जाती है? चीन में सर एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बेटा? एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है चीन में। कौन सी पाई जाती है? एक दलीय व्यवस्था चीन में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम 17वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 14 वर्ष या 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों को इसी वर्ग के कुल जनसंख्या का प्रतिशत कहलाता है। देखो बेटा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का स्कूल जाना, 14 वर्ष तक के बच्चों का स्कूल जाना निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात। 14 वर्ष तक का याद रखना बेटा, 14 वर्ष तक का, 14 या 15 वर्ष तक के बच्चों का स्कूल जाने वाला अनुपात क्या कहलाता है? निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं? संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। सरकारी कॉलेज में पढ़ता है एक शिक्षक, पढ़ाता है एक शिक्षक, सरकारी कॉलेज में पढ़ाता है एक शिक्षक, सरकारी हो गया ना? संगठित हो गया ना? इसने क्या पूछा? नहीं है। अपने खेत में सिंचाई करता है किसान, सर यही नहीं होगा। सरकारी अस्पताल में काम करते एक नर्स से, संगठित क्षेत्र हुआ। डाकघर में काम करता है क्लर्क, संगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में क्या आते हैं? मजदूर जो अपना व्यवसाय करते बैठे आते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल नहीं है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में, ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं सर बैंक, सहकारी समितियां और मालिक उपरोक्त से। बताइए क्या नहीं इसमें? मालिक। यानी बेटा मालिक, क्योंकि हम किसी थर्ड पर्सन से ले क्या होता है? अनौपचारिक होता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च।
15 मार्च। और भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? उपभोक्ता दिवस। कब कानून बनाए गए थे? 1986 में। कब बनाए गए थे? 1986 में। जी गुरुवार क्या होते हैं? 2 नंबर में गुजरात के मंदिरों को ही कहा गया। कहाँ पर कहा गया है? मिस्र में। बड़े बड़े जो पिरामिड बनाए गए थे उनको ही क्या कहा गया है? जिगुरात कहा गया है। वैदिक दर्शन के 4 महत्वपूर्ण स्रोतों के नाम लिखे। वैदिक दर्शन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता से बेटा याद रखना। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई गई योजनाएं। नदियों के किनारे बांध बनाकर और उनसे हम जो भी यूटिलाइज करते हैं उसका वो सारी क्या हो जाएगा? बहुउद्देशीय योजना। वाणिज्यिक कृषि क्या है? वाणिज्यिक कृषि बता सकते हो? व्यापार के लिए की गई खेती। व्यापार के लिए की गई खेती। ठीक है। व्यापार के लिए कोई सी भी देखो कई तो सारी जाती है, लेकिन व्यापार के लिए कुछ स्पेशली होता है बेटा। जो सरकार ये कहेगी भाई ये चीज का प्रोडक्शन होगा, ये चीज हम परचेज कर लेंगे, वो वाणिज्य कृषि के अंदर आता। ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर जिसको कहा गया। संगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय? बार बार क्षेत्र संगठित क्षेत्र सॉरी अभी हम पढ़ के गए। ठीक है। बेटा भारत के मानचित्र पर आपको बताना हड़प्पा लोथल कालीबंगा कहाँ है? दिखा दोगे ना भारत के मानचित्र पर? हड़प्पा लोथल कालीबंगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत का हिस्सा नहीं है। भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन लोथल और कालीबंगा ये हमारे भारत में ही है। एक लोथल गुजरात में हो गया, कालीबंगा राजस्थान में। विश्व के मानचित्र पर आपको बताना मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। मिस्र की और चीन की। वहां मैप से कल काम कर लेंगे। मैप के जितने भी क्वेश्चन होंगे लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी जिम्मेदार वैध सरकार का गठन करता है? 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण बताइए कि उनके ऊपर श्रवण कीजिए। बड़े क्वेश्चन बाद में इनको डिस्कस करेंगे। तो आज का पेपर हो गया। ठीक है।